हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज संडे था, इसीलिए हम आज आपको करंट अफेयर जो आपका नई मैगजीन आई है घटनासार की, उसको करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने लगभग 350 क्वेश्चन आपको किससे एमसीक्यू फॉर्म में करवा दिया है। जाके वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम जो थ्योरी का पार्ट दिया रहता है, जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक सेक्शन सब कुछ दिया रहता है। तो आज हम राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू टाइप में बनेंगे, यहाँ पर एक ही स्किल लूँगा, दोनों स्किल नहीं लूँगा। सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय घटनाएं पर 18वीं लोकसभा से आपका जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, वो वही है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको थ्योरी के फॉर्म में दिया गया है, हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसको हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, एमसीक्यू टाइप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है आपके पास मैगजीन हो, आप मैगजीन पढ़ चुके हों, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। पूरा जितना भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन को हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैं पहले ही ला देता, लेकिन किसी मतलब बच्चे ने कमेंट किया था, सर जो ये थ्योरी का पार्ट है इसका भी क्वेश्चन आंसर बना दीजिए, क्योंकि हमने जो घटनासार का वन लाइनर है उसका एमसीक्यू में बना दिया था, आपका वीडियो अपलोड कर दिया था आपके चैनल पर। ठीक है, इसी चैनल पर। अब इसका आपको जो ये थ्योरी का पार्ट है इसका भी चलते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले अब हम राष्ट्रीय करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। आज शाम तक हो सकता है या कल सुबह तक एक थ्योरी का भी वीडियो आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें हमको ये जो आपको एमसीक्यू टाइप में वीडियो आता है, इसको बनाने में हमको काफ़ी समय लगता है। लगभग 3 से 4 घंटा हमारा एक ही बार में चला जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम पूरा आपको घटनासार एमसीक्यू फॉर्म में करवा देंगे। आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद किस तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? अब देखिए, आपको यहाँ पर क्या याद करना है, 18वीं लोकसभा थी, या कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा चुनाव था जो अभी था। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी लोकसभा चुनाव था। ये 18वीं। तो कब? 9 जून 2024 को इन्होंने शपथ ली। ठीक है, कब? 9 जून 2024 को शपथ ली। ये डेट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय इलेक्शन के ज़्यादा भी क्वेश्चन बनेंगे इस बार आपके पेपर में। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन था। तो 9 जून 2024 को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ ली। इससे पहले तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री की शपथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ली थी। तो 3 बार। ठीक है, लगातार 3 बार मोदी जी ने। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, सब कुछ आपको वही मिलेगा घटनासार में जो है। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू फॉर्म में। अब देखिए, मोदी से पहले कौन से नेता लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रह शपथ ली थी? तो मोदी से पहले लगातार 3 बार कौन से प्रधानमंत्री शपथ लिए थे? तो अभी हमने बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब कब लिए थे? तो ये 1952 में एक बार पहली बार लिए थे, दूसरी बार 1957 में लिए थे, तीसरी बार 1962 में प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। 18वें लोकसभा के चुनाव में एनडीए की कुल कितनी सीटें जीती? तो एनडीए की, अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए की। मतलब एनडीए मतलब भाजपा के जो घटक दल हैं, भाजपा से जो मतलब रखते हैं संबंध, उनकी बारे में बात कर रही हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम में नाम सुने होंगे, जेडीयू की, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी, ये सब भाजपा के लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, ये सब भाजपा के ही मतलब घटक होते हैं। उनको एनडीए बोला जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो
कह रहे हैं एनडीए ने कुल कितनी सीटें जीती, 293 सीटें जीती। कितनी, 293 सीटें जीती। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली, सिर्फ बीजेपी को कितनी सीटें मिली, तो बीजेपी को 240 सीटें मिली। कितनी, 240। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने किससे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो किससे प्रधानमंत्री, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाता है, तो ये द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ये प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाती हैं और मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनको भी शपथ दिलवाती थी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मोदी ने स्वतंत्र भारत के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो 18वीं लोकसभा चुनाव था, ये याद रखेंगे। और ये प्रधानमंत्री कौन से रूप में, तो ये 20वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। किसने, 20वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी मोदी जी ने, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कितने नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, जो सबसे मोस्ट पावरफुल मंत्री का पोस्ट होता है वही कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ कितने लोगों ने लिया, तो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ कितने लोगों ने लिया, यहाँ पर 30 लोगों ने। ठीक है, तो 30 लोगों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। किसने, 30 लोगों ने कैबिनेट मंत्री। कुछ लोग का नाम जैसे पहले भी यही थे, रक्षा मंत्री कौन बने हैं, राजनाथ सिंह बने हैं। और गृह और सहकारिता, गृह तो जानते होंगे, अगर सहकारिता बोले आपसे, सहकारिता मंत्री। ठीक है, तो इस सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, ये अमित शाह बने हैं। तो पहले भी सहकारिता मंत्री यही थे, अब भी सहकारिता मंत्री यही हैं। नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं, मिला है इनका मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिला है नितिन गडकरी को, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो उनको कौन सा मंत्रालय मिला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। जेपी नड्डा है, याद रखिएगा, इनके बारे में याद रखेंगे, ये पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही थे भाजपा के। अब इनको कौन सा, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मतलब ये स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिल गया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो गए हैं जेपी नड्डा। शिवराज सिंह चौहान के बारे में याद रखेंगे, ये इनका भी नाम, ये भी सुर्खियों में थे। ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनको मिला है। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास इनका मंत्रालय है शिवराज सिंह चौहान। निर्मला सीतारमण, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, तो निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय मिला है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर, लगभग जो पिछले वाले आपके मंत्री थे वही यही इस बार भी हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। शिक्षा मंत्रालय याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित नहीं किया गया था। शेख हसीना को आमंत्रित किया गया था, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे। ठीक है, तो इनको भी, मतलब ये प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति हैं, इनको रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, इनको आमंत्रित किया गया था। और शेख हसीना प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, इनको आमंत्रित किया गया था। प्रविंद जगन्नाथ, ये क्या है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। प्रविंद जगन्नाथ का कौन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री हैं ये प्रविंद जगन्नाथ, इनको भी आमंत्रित किया गया था। 3 लोग आमंत्रित ये किया गए थे। और एक लोग को और देखिए, कौन, सेशल्स के उपराष्ट्रपति, सेशल्स के उपराष्ट्रपति कौन है, अहमद अफीक, अहमद अफीक, अहमद अफीक। ये सेशल्स के जो राष्ट्रपति अहमद अफीक हैं, इनको भी आमंत्रित किया गया था। एक लोग को नाम और याद रखिए, हो सकता है आपको दिमाग में ना आए, मोहम्मद मोअज्जू। ठीक है, जो भारत से थोड़ा सा पंगा ले रहे हैं, पंगा मतलब थोड़ा सा अच्छा रिलेशन नहीं बना के चल रहे हैं भारत के साथ। तो वो कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोअज्जू, याद रखेंगे, मोहम्मद मोअज्जू। ठीक है, मोहम्मद मोअज्जू ये भी आपके इसमें थे। ठीक है, और कौन थे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार कमल दाहाल प्रचंड जिनको बोला जाता है। तो इतने लोग मोदी के ग्रहण शपथ ग्रहण, मतलब भारत के आसपास के जो कंट्री, छोटे छोटे देश थे, वो सबके यहाँ पर प्रमुख थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। इमरान खान नहीं थे, इमरान खान तो जेल में हैं। ठीक है,
प्रधानमंत्री मोदी में कितनी महिला मंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री मतलब मोदी मंत्रिमंडल में कितनी महिला मंत्री हैं? तो मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्री हैं। कितनी? 7 महिला मंत्री। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, मोदी 3.0 में कितने मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं? ओबीसी से कितने मंत्री आते हैं? ठीक है, तो ओबीसी से कितने मंत्री आते हैं? तो अन्य पिछड़ा वर्ग से 27 मंत्री हैं। याद रखेंगे, 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग। कैसे याद रखेंगे? 27% आरक्षण किसको मिलता है? ओबीसी कम्युनिटी को मिलता है, तो ऐसे याद रख लीजिए 27। ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति के कितने मंत्री हैं? अनुसूचित जनजाति के, एससी की बात करें, ठीक है, एससी से कितने? तो ये 10 एससी से हैं। ठीक है, आपके सब घटनासार में दिया गया है। ठीक है, ये 10 इससे। अगर मैं पूछूं एसटी के, अनुसूचित जनजाति से कितने? ये अनुसूचित जाति से हैं। अनुसूचित जनजाति से 5 मंत्री हैं। ठीक है, 5 मंत्री अनुसूचित जनजाति से बने हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मुस्लिम मंत्री की संख्या कितनी है? तो कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा का कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? तो भाजपा से कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए? मतलब ये इलेक्शन जब नहीं पड़ा था तभी पहले से ही ये निर्वाचित हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के मतलब जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया था या उनका रद्द हो गया था, कोई भी रीजन था, इसीलिए अब ये पूरी मतलब अब कोई बचा ही नहीं था। जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी सबने वापस ले ली थी, यही बचे। तो कौन थे? शंकर दयाल। याद रखेंगे, मुकेश दयाल। ठीक है, मुकेश दयाल थे। अब देखिए, 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन थे? सबसे युवा सांसद जिनकी उम्र कितनी थी? 25 वर्ष थी। ठीक है, याद रखेंगे, जिनकी आयु 25 वर्ष 3 माह थी। ठीक है, क्योंकि 25 वर्ष चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो 3 माह ज़्यादा ही हो गए थे। अब देखिए कौन थे? पुष्पेंद्र सरोज थे। कौन थे? पुष्पेंद्र सरोज। अब पूछेंगे ये कहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े थे? तो ये कौशाम्बी। याद रखिएगा, इलाहाबाद के पास एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कौशाम्बी। ठीक है, यहीं से ये चुनाव लड़े थे। किस पार्टी से लड़े थे? समाजवादी पार्टी से लड़े थे। ठीक है, और ये सबसे युवा सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है सबसे कम अंतर से कौन सा सांसद निर्वाचित हुआ? सबसे कम अंतर से कौन से सांसद निर्वाचित हुए? प्लीज़ ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। पिछला पेपर उठा के देखिए, इलेक्शन हुआ था 3-4 राज्यों का, कहीं से वहाँ से क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तमिलनाडु से शायद 22 या 23 में क्वेश्चन तमिलनाडु से लेकर आ गया था। ठीक है, तो सबसे कम अंतर से कौन से सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो सबसे कम अंतर से कौन से सांसद? रविंद्र वायकर हुए हैं सबसे कम अंतर से। अब पूछेंगे इनका अंतर कितना था? मात्र 48 सीट था। 48 लोग अगर इनके साथ चले गए होते इनके छोड़कर, तो ये हार जाते। ठीक है, तो सबसे कम अंतर से 48। अगर सबसे ज़्यादा अंतर से मैं पूछूं तो कौन? तो इंदौर के शंकर लालवाड़ी। ये इंदौर के शंकर लालवाड़ी हैं। ये लगभग 11,75,000 वोटों से अंतर से ये निर्वाचित हुए हैं। कितना? 11,75,000। ठीक है, ये 11,75,000 वोटों से, मतलब इतने ज़्यादा अंतर से ये। और सबसे कम रविंद्र वायनाडकर। ये कहाँ से हैं? ये शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, रविंद्र वायनाडकर, उत्तर पश्चिम मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर कौन सा सांसद जेल में रहते हुए निर्वाचित हुआ? तो अमृतपाल सिंह सिंधु। अमृतपाल सिंह संधू ये जेल में रहते हुए निर्वाचित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अगर मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन बना है, तो यही बना है। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? तो 74 है। याद रखेंगे, 74 है। अगर 17वीं लोकसभा की पूछें कि अभी ज़्यादा बढ़ी है कि कम है, तो याद रखिएगा अभी कम हुई है। 18वीं लोकसभा में 74 है, जो 17वीं लोकसभा थी उसमें कितनी थी? 78 थी।
ठीक है, तो कम हुई हैं 74 अभी प्रेजेंट टाइम में, मतलब जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 74 महिला सांसद चुनकर आई थी। सबसे ज़्यादा किससे चुन के आई थी? 30 भाजपा से चुन के आई थी। 14 किससे आई थी? कांग्रेस से। तो 30 भाजपा से, क्योंकि भाजपा ज़्यादा सीट जीती तो ज़्यादा आएंगे ही, ठीक है। 30 भाजपा से, 14 कांग्रेस से आई थी, 4 सपा से आई थी। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ भाजपा का याद कर लिए, सबसे ज़्यादा आई थी और कांग्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार कितनी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार कितनी बार? 8वीं बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। कहाँ से ये लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ से, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, ठीक है। यहीं से ये 8वीं बार, ठीक है, टीकमगढ़, टीकमगढ़ यहाँ से ये निर्वाचित होते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 2024 को चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी। अब देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने राज्यों में क्लीन स्वीप किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने 2024 में कितने राज्यों में क्लीन स्वीप, मतलब कहाँ पर सभी सीटें जीत ली? तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में सभी सीटें जीत ली। 6 राज्यों में क्लीन स्वीप किया। कौन कौन से? एमपी में, याद रखिएगा, एमपी में कितनी सीटें हैं? 29। अब याद ये भी रखिए कि 29 लोकसभा की सीटें थी, 29 की 29 मध्य प्रदेश में जीत ली, ठीक है। अब बताइए आपको दूसरा कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितनी? 5 सीटें थी, 5 की 5 जीत लिए थे, ठीक है। इसके बाद कौन सा? हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी एरिया, ठीक है, ऊपर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऊपर पहाड़ी एरिया है हिमालय के, तो ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 4 सीटें थी, चारों भाजपा ने जीत लिया था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये भी, यहाँ भी 2 सीटें थी, दोनों भी जीत लिए थे। त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी कितनी सीटें थी लोकसभा की? ये याद रखिए 2। ऐसे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपसे नहीं पूछेगा कि लोकसभा में कितने राज्यों में भाजपा ने क्लीन स्वीप की, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा कि उत्तराखंड में कितनी सीटें लोकसभा की है। अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। त्रिपुरा में कितनी लोकसभा की सीटें, हिमाचल प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। त्रिपुरा में 2 सीटें थी, दोनों जीत लिए थे। दिल्ली में कितनी सीटें थी? दिल्ली में 7 सीटें थी, ठीक है। 7 किसने जीता? भाजपा ने जीता था। अब देखिए, कौन सा राज्य में भाजपा को पहली बार एक सीट प्राप्त हुई? किस राज्य में भाजपा को पहली बार एक सीट प्राप्त हुई? तो यहाँ पर हमने ऑप्शन ही उसी तरह लिया था ताकि आप कंफ्यूज हो सकता है आप केरल लगाएं, हो सकता है तमिलनाडु लगाएं, लेकिन तमिलनाडु में उम्मीद थी भाजपा जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केरल में ही इस बार क्या हुआ, भाजपा को एक सीट मिल गई, पहली बार एक सीट केरल में भाजपा को मिली, केरला में, याद रखेंगे, केरला में, तमिलनाडु मत लगाइएगा वहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं 18वीं लोकसभा का गठन किस तारीख को हुआ? 18वीं लोकसभा का गठन किस तारीख को? मैं बार बार कर रहा हूँ 18वीं, और मोदी ने 20वें पद, मतलब प्रधानमंत्री के रूप में, जो 20वें प्रधानमंत्री थे मोदी जी, शपथ ली। तो 18वीं 20वीं याद रखिएगा। अब देखिए, ये 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के गठन तारीख को, 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जो अस्थाई स्पीकर होता है, एक परमानेंट, उससे पहले एक टेम्पोररी स्पीकर रखा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? सभी को शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? वही प्रोटेम स्पीकर एक बनाए जाते हैं कुछ ही समय के लिए, मतलब 2-4 दिन के लिए, जब तक टेम्पोररी मतलब परमानेंट नहीं आ जाते। तो ये भर्तृहरि महताबी, इनको ये बारे में याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ से सांसद है, ये भी पूछ सकता है, ये कहाँ से सांसद हैं? तो उड़ीसा से सांसद हैं, याद रखिएगा, उड़ीसा से सांसद थे, ठीक है, उड़ीसा से सांसद थे। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर इनको चुना गया, ठीक है, भर्तृहरि महताब, उड़ीसा से ये सांसद थे, इनको चुना गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखिए आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दीजिए करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। मैं आपको सभी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवा दूंगा, घटनासार, ठीक है, चाहे घटनासार हो, चाहे आई दृष्टि हो, सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवा दूंगा, ठीक है।
सिर्फ आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपका एकदम मैं टेंशन ही ख़त्म कर दूंगा करंट अफेयर का। अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसमें 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे। किस राज्य की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? तो भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ कहाँ बनाई थी? तो उड़ीसा में बनाई थी, याद रखिएगा। उड़ीसा में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब आप पूछेंगे कि उड़ीसा में कितनी सीटें हैं वो मतलब विधानसभा के? तो उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147 सीटें हैं। भाजपा को कितनी मिली थी? 78 मिली थी, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। आधे से अधिक चाहिए तो आधे से अधिक यहाँ मिली गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। आप पूछेंगे अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें मतलब थी मतलब विधानसभा में? तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें थी? 60 सीटें थी। भाजपा को कितनी मिली थी? 46 सीटें मिली थी, मतलब आधे से बहुत ज़्यादा मिली थी, ठीक है। तो क्या हुआ, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश में सी और डी, यहाँ पर भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब देखिए सिक्किम के किस पार्टी ने 32 में से 31 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी? सिक्किम में भी चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो वहाँ पर किस पार्टी ने 32 में से 31 सीटें जीती थी? ठीक है, 32 में से 31 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीता था। किसने? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीता था। एक और पार्टी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, एसडीएफ उसको बोला जाता है, उसने 1 सीटें जीती थी। तो अब बताइए सिक्किम में अगर मैं पूछूं विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो आप बताएंगे 32 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें बताएंगे और उड़ीसा में 147 सीटें बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश की विधानसभा में तेलुगु देशम पार्टी को अकेले कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी, 135 सीटें प्राप्त हुई। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? अब देखिए यहाँ पर 135 सीटें प्राप्त हुई, किसको? तेलुगु देशम। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेलुगु देशम पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई, आपको ये पूछेगा कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 175 सीटें हैं, याद रखेंगे 175। तो अभी मैंने अरुणाचल प्रदेश में कितना बताया? 60 बताया। और हमने सिक्किम में कितना बताया? 32 बताया। और हमने कहाँ पर बताया? और कहाँ पे बताया? एक अरुणाचल प्रदेश में बताया, एक सिक्किम में बताया और एक उड़ीसा में बताया। तो उड़ीसा में कितनी है? 147 सीटें उड़ीसा में, ठीक है, 147 सीटें उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश में 175 सीटें, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे तीसरी बार, ये पेमा खांडू निर्वाचित हुए। कौन? पेमा खांडू। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 2024 में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते? तो भाजपा के कितने उम्मीदवार निर्विरोध जीते? तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 10 उम्मीदवार जो थे वो निर्विरोध जीते। कितने? निर्विरोध, मतलब उनका कोई विरोधी ही नहीं था, ठीक है। सिक्किम की 32 सदस्यीय विधानसभा चुनाव मतदान किस तारीख को हुआ? तो देखिए अब इसको ये मत याद करिए कि मतदान किस तारीख को हुआ। इसमें हमारा क्वेश्चन ये बनाने का मतलब था कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि 32 विधानसभा के लिए, मतलब 32 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हुआ, तब आपको भूलेगा नहीं। सिक्किम में कितनी? 32 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो ये मतलब पूछ रहा है किस तारीख को चुनाव हुआ, किस तारीख को चुनाव हुआ? 29 अप्रैल 2024 को चुनाव हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2024 को चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम को कितनी सीटें मिली? 31 सीटें मिली थी। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? तो 1 सीटें मिली थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान किस तारीख को हुआ? तो आपको इसको नहीं याद करना, ये याद करना है कि 175 विधानसभा के मतलब सीटों के लिए, तो 175 विधानसभा के लिए 13 मई को। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें 175। जनसेना पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 21 सीटें जनसेना पार्टी को प्राप्त हुई। वायसराय कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें? 11 सीटें वायसराय कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। उड़ीसा की 147 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए कितने चरणों में मतदान हुए? तो अब ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है 4 चरणों में, इम्पोर्टेंट ये है
कि कितने विधानसभा सीटें थे। तो अभी अगर हम जो केंद्र वाला इलेक्शन लोकसभा था उसको 7 चरणों में हुआ था, और ये कितनी, उड़ीसा वाला 4 चरणों में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार किसके नेतृत्व में बनी। उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार, क्योंकि 24 साल से किसका शासन था, बीजू जनता दल का शासन था, लेकिन अभी भाजपा बनी है। ठीक है, किसके, तो मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में। किसके, मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री की पद की शपथ किसने दिलवाई, राज्यपाल रघुबर दास ने इनकी शपथ दिलवाई। ठीक है, राज्यपाल कौन थे, रघुबर दास। अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली सरकार में कितने उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली, 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली। अब देखिए यहाँ पर पटनागढ़ के विधायक जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उनका नाम क्या था। तो दो लोग थे जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एक थे केबी सिंह, एक पार्वती परिदा थी। तो पटनागढ़ से केबी सिंह थे, एक पार्वती परिदा भी थी। तो ये भी आपके कहाँ से, नीमापार विधानसभा से, मतलब एक क्षेत्र है उड़ीसा का जिला, वहीं से ये विधायक बनी थी, ये भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ केबी सिंह देव और पार्वती परिदा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और मोहन चरण जो मांझी हैं ये मुख्यमंत्री। तो ये सीएम है, ये वाइस सीएम है, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ये याद रखिएगा, तीनों लोग को याद रखिएगा, उड़ीसा से संबंधित है। शेख हसीना की भारत यात्रा कब हुई, तो शेख हसीना की भारत यात्रा कब हुई, तो 21 से 22 जून के बीच भारत आई थी। ठीक है, 21 से 22 जून के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई। ठीक है, तो ये बताइए। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताया था, जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सीएम बने थे। ठीक है, और वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू बने थे, मोहन मांझी यहाँ से बने थे, उड़ीसा से। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं सिक्किम में भी बताया था ना, सिक्किम में कौन मुख्यमंत्री बने थे वर्तमान में, तो वो प्रेम सिंह तमांग। याद रखेंगे, हो सकता है पूछ ले, प्रेम सिंह तमांग। मैं सोचता हूँ कुछ ना आपका छूटे। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग ये निर्वर्तमान मुख्यमंत्री कहाँ के बने हैं, ये सिक्किम के बने हैं। किस पार्टी थे, एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से थे। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो भारत और बांग्लादेश, हाँ ये वाला बताइए। शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ता कहाँ, तो हैदराबाद हाउस, हैदराबाद में नहीं है, ये नई दिल्ली में है हैदराबाद हाउस, यहीं पर दोनों लोग के बीच वार्ता हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, तो कितने, 10 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट देखते हैं 46, कौन सी नई ट्रेन सेवा की घोषणा की गई, मतलब दोनों देशों के बीच कौन सी नई ट्रेन की घोषणा की गई, राजशाही और कोलकाता के बीच। ठीक है, राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन की घोषणा की गई। बांग्लादेश किस क्षेत्र में भारत का नया सहायक उच्चायोग खोलेगा, किस क्षेत्र में भारत का नया सहायक उच्चायोग खोलेगा, तो रंगपुर में। ठीक है, रंगपुर में खोलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर कोझिकोड को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कब घोषित किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कब घोषित किया गया, यहाँ पूछेगा किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। ठीक है, तो किसको घोषित किया गया, कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ, केरला में है, इसको पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। तो ये याद रखिएगा, कब, 23 जून 2024 को। ठीक है, अब देखिए इसी के बारे में और क्वेश्चन बना है, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। कोझिकोड को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में सब शामिल किया गया था। देखिए इसको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में भी शामिल किया गया था। ठीक है, पहले, अब इसको किसके साहित्य शहर में भी शामिल कर दिया गया, तो दोनों ही में शामिल कर दिया। इससे पहले कब शामिल किया गया था, तो अक्टूबर 2023 में शामिल किया था। तो ये याद रखिएगा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में कब शामिल किया गया था, अक्टूबर 2023 में। किसको, कोझिकोड को। कोझिकोड कहाँ है, तो ये जैसे इंडिया है यहाँ पर केरला है, तो उत्तरी भाग में ये पड़ता है कोझिकोड।
कोझिकोड का ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कोझिकोड को ऐतिहासिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कालीकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से कालीकट के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आप ये पढ़ेंगे, आप घटना सार पढ़ेंगे लेकर, देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आधे चीज़ें हमने बता दी हैं, जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए कोझिकोड को भारत में कितने पुस्तकालय हैं? तो कोझिकोड में लगभग कितने पुस्तकालय हैं? 500 से अधिक पुस्तकालय हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बांग्लादेश से बना था, उसको मैं नहीं बताया था, उसको याद रख लीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहीं पेपर में आ जाए कि भारत और किसके बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा, तो भारत किस देश के बीच ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा? तो जो बांग्लादेश से इलाज करने भारत आते हैं उनके लिए ई मेडिकल वीज़ा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की जाएगी। वो क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पूछ ले कि किस देश के साथ ई मेडिकल वीज़ा की शुरुआत की जाएगी, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तो यहाँ 500। कोझिकोड को 2012 में किस टैग से सम्मानित किया गया था? तो 2012 में इसको मूर्तियों का शहर कहा गया था। इसको मूर्तियों का शहर कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर लोक परीक्षा अधिनियम। देखिए अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 कब लागू किया गया था? ये देखिए मतलब जो परीक्षा में धांधली नकल होता है ये सब के लिए, तो ये कब लागू किया गया था? ये 21 जून 2024 को लागू किया गया था। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो राष्ट्रपति को मंजूरी 12 फरवरी 2024 को मिली थी। अब इसमें होता क्या क्या था? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। इस अधिनियम के तहत अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अधिकतम कितनी सज़ा? देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक, जैसे पेपर में कोई स्टूडेंट बैठने जा रहा है, मतलब वो स्टूडेंट नहीं होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो विदाउट मेहनत करके जाता है। ठीक है, तो वो सिर्फ नकल के सहारे, वो स्टूडेंट नहीं होता, वो उनका गिरोह ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है, वो जो अनुचित साधन अगर कोई लेके जा रहा है तो उसमें अलग सज़ा है, अगर किसी गिरोह का है तो उसकी अलग सज़ा है। अब यहाँ का रहा अनुचित साधन अगर पकड़ा गया, मान लीजिए कोई मोबाइल पकड़ी गई, कोई कैलकुलेटर पकड़ा गया, कुछ पकड़ा गया, तो कितने साल की सज़ा होगी? लगभग 3 से 5 साल की। अधिकतम पूछा है तो अधिकतम 5 साल की सज़ा होगी। अब देखिए यहाँ पर सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर न्यूनतम कितनी सज़ा हो सकती है? देखिए न्यूनतम कितनी सज़ा? न्यूनतम 3 साल, अधिकतम 5 साल। ये अनुचित साधन है। ठीक है, अगर कोई मोबाइल कैलकुलेटर ये सब लेकर जाता है तो ये 3 साल। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, इस अधिनियम के तहत संगठित अपराध में शामिल लोगों पर न्यूनतम कितना? अब एक गिरोह होता है, नकलची गिरोह पकड़ा नहीं जाता। देखते हैं जब पेपर कोई होता है, जब गिरोह पकड़ा जाता है तो 4-5 लोग पुलिस स्टेशन में पीछे खड़े रहते हैं, सीट के मतलब जो पुलिस स्टेशन वहीं पर खड़े रहते हैं, उनको मतलब अपने चेहरे पे मास्क उस्क लगाए। ठीक, वो गिरोह, उनके लिए ज़्यादा सज़ा है। उनके अगर गिरोह पकड़ा जाता तो उनके लिए 10 साल की सज़ा है। ठीक है, अगर एक कोई स्टूडेंट लेके जा रहा है उसके लिए 3 से 5 साल की सज़ा है, लेकिन अगर गिरोह पकड़ा जाता तो उसके लिए 10 साल की है। और ये सज़ा के साथ पैसा भी ज़्यादा होता है। देखिए अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट पकड़ा गया कैलकुलेटर ले जाते हुए या मोबाइल लेते, उसको 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई गिरोह पकड़ा गया तो उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। संगठित अपराध देखिए इसको, तो ये अब संगठित मतलब एक गिरोह का पूरा संगठन ही है, तो उसको 1 करोड़ रुपए तक उस पर जुर्माना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के किस पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला है? तो प्रिक्स वर्सल्स में इसको तीसरा स्थान मिला है। इसमें प्रिक्स वर्सल्स में तीसरा। भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को किस श्रेणी में दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है? तो भूकंप स्मारक संग्रहालय में शामिल किया गया है, इसमें भूकंप स्मारक संग्रहालय में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, तो ये नई दिल्ली में रफ़ी मार्ग है। ठीक है, वहीं पर रफ़ी मार्ग CSIR, याद रखिएगा CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी
जलवायु घड़ी स्थापित की गई है? रफ़ी मार्ग CSIR भवन में, ठीक है, नई दिल्ली में। भारत की जलवायु घड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए समय बिंदु की गिनती करना, यही उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भुज के स्मृतिवन भूकंप संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में कौन से स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु घड़ी का उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो भारत की जलवायु घड़ी का उद्घाटन ये नहीं पूछा जाएगा किस दिन किया गया था, तो याद रखिए 23 अप्रैल 2024 को किया गया था। कहाँ पर? रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली, CSR मुख्यालय भवन में किया गया था, ठीक है। ये अब देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का परीक्षण किस तारीख को सफलतापूर्वक किया गया? तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का सफल परीक्षण किस तारीख को? 20 जून 2024 को किया गया। कहाँ पर है ये? कश्मीर में है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? कश्मीर में है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है, ठीक है, चिनाब नदी पर। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पर कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने वाले किस खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? मतलब किस खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया, मतलब वो कितने दूरी पर है? तो कितने? 46 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित पुल की चिनाब ऊंचाई चिनाब नदी तल से कितनी मीटर की है? तो कितनी मीटर की है? 359 मीटर, 359 मीटर की तल से, चिनाब तल से ऊंचाई है। देखिए कितनी मीटर ऊंची है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस मान्यता को प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो किस हवाई मान्यता को प्राप्त किया? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ठीक है, यह ZWL, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता को प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस संस्था से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त की? तो किस संस्था से? भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, इसी से CII से प्राप्त की, ठीक है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने लैंडफिल में कितने % कचरे का उपयोग किया है? तो कितने % करें कचरे का उपयोग, लैंडफिल में कितने % कचरे का उपयोग किया है? तो 99.50% कचरे का उपयोग किया है। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली किस मानक प्रणाली का पालन करती है? तो किस मानक प्रणाली का? तो ये 14,001/2015 इसी प्रणाली का पालन करती है, ISO, ठीक है, ISO ये मानक प्रणाली होता है, ठीक है। DD किसान चैनल ने, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, DD किसान चैनल ने अपनी 9वीं वर्षगांठ पर किस प्रकार के एंकर की पेशकश की? तो AI एंकर की। हर जगह AI चल रहा है, तो DD किसान ने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो इन्होंने भी AI एंकर की शुरुआत की। अब उस AI एंकर का नाम क्या है? DD किसान चैनल के AI एंकर का नाम क्या है? तो DD किसान चैनल के AI एंकर का क्या नाम है? तो उसका नाम है कृषि और भूमि, ठीक है, कृषि और भूमि। ये देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, 73 नंबर का क्वेश्चन, DD किसान चैनल ने AI एंकर की लॉन्चिंग के माध्यम से किस क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है? तो ये किसान वाला है, तो कृषि वाला ही होगा। 74 नंबर का देखते हैं, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को किस सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में अनुसूचित किया गया? तो ये रामसर महत्व के रूप में। नागी और नकटी कहाँ पर है? बिहार में है। ये देखिए, दूसरा, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में है? बिहार में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, श्रीनगर को जून 2024 में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया? तो विश्व शिल्प नगर का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा जून 2024 में प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन, श्रीनगर को विश्व शिल्प का दर्जा प्रदान करने वाली कौन सी संस्था थी? तो वो कौन सी संस्था है? WCC, विश्व शिल्प परिषद। श्रीलंका को विश्व शिल्प नगर का दर्जा मिलने के बाद भारत में कुल कितने शहरों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है? मतलब जब इनको श्रीनगर को मिल गया है, अब कितने हो गए हैं? अब 4 हो गए हैं। अब पूछेंगे तीन कौन थे? तो श्रीनगर तो एक है ही,
तीसरा कौन है? ये पहला जयपुर था, ठीक है, जयपुर था। एक मल्लपुरम था न, मल्लपुरम भी था और मैसूर। तो ये तीनों पहले ही प्राप्त कर चुके हैं विश्व शिल्प नगर का दर्जा, जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर। ऐसे आपसे स्टेटमेंट में पूछेगा कि श्रीनगर से पहले 3 ऐसे मतलब ज़िले हैं या ऐसे क्षेत्र हैं जिनको किसमें विश्व शिल्प नगर का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो आपको सही बताना, हाँ 3 ऐसे हैं, ठीक है, जयपुर, मलप्पुरम, मैसूर, ठीक है। ऐसे ही स्टेटमेंट में आएगा जो अच्छा क्वेश्चन जब बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, किस समारोह में रामचरितमानस पंचतत्व सहृदय लोक लोचन को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया? तो वो पहले ये याद रखिएगा, किस किन किन को? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया एशिया के और प्रशांत की यूनेस्को विश्व स्मृति की 10वीं आम सभा में, ठीक है। सुल्ताना का सपना किस लेखक द्वारा रचित है और किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो रुकये हुसैन, नारीवाद का काल्पनिक उपन्यास। ये किस श्रेणी में? नारीवाद का काल्पनिक उपन्यास। और किस लेखक के द्वारा? रुकया हुसैन के द्वारा ये रचित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल की गई प्रमुख कृतियों में से कौन सा लेखक पंचतंत्र का लेखक है? तो कौन सी पुस्तक पंचतंत्र का लेखक है? तो ये कौन से लेखक पंचतंत्र के लेखक हैं? विष्णु शर्मा, ठीक है। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको स्टैटिक जीके में याद कर लीजिएगा। भारत में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में लगातार कितने वर्ष तक शीर्ष पर रहा? तो भारत में क्या हुआ? इंटरनेट का शटडाउन लगातार 6ठे वर्ष में हम शीर्ष पर रहे। लगभग मतलब कोई है जो खुशहाली में लगातार शीर्ष पर रहा है, ठीक है, मतलब खुश कंट्री में। फिनलैंड देखिए, हमेशा खुश ही रहता है वो, और हम क्या है? हमेशा शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन में। तो जब इंटरनेट शटडाउन हो जाता होगा तो आपकी पढ़ाई भी बंद हो जाती होगी, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन और एरिया में, जैसे थोड़ा सा कश्मीर वश्मीर के एरिया में, बॉर्डर एरिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। वहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ा इशू रहता है, इसीलिए किया जाता है। या कहीं दंगे हो जाते हैं, इधर मतलब मैदानी क्षेत्र में भी दंगे कहीं हो जाते हैं, तब भी इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 6 था, ठीक है। 2023 में भारत में कितने इंटरनेट शटडाउन मामले दर्ज किए गए हैं? जो वैश्विक स्तर पर किए गए शटडाउन के मामले कितने % हैं? अब देखिए, पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो कितने, लगभग 39 देशों में सर्वे किया गया था, उसमें 283 मामले आए थे। और भारत में अकेले कितने आए थे? 116। लगभग 41% हमारे अकेले भारत में ही इंटरनेट शटडाउन किए गए थे। भीष्म पोर्टल अस्पताल का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर किया? तो ये आगरा में किया। किसने किया? भारतीय वायुसेना ने। वहाँ जल सेना दे सकता, थल सेना दे सकता है, ठीक है। आपको लगाना है वायुसेना द्वारा आगरा में किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन, भीष्म पोर्टल अस्पताल का परीक्षण किस तारीख को किया गया? तारीख और एक मत याद रखिए, आगरा में किया गया। कब? 15। ये कब किया गया? 15 नहीं, 14 मई को किया गया। 14 मई 2024 को किया गया। पीरुल लाओ पैसा पाओ मिशन की शुरुआत किस तारीख को की गई? तो ये तारीख याद मत करिए, याद करिए कि कौन सा राज्य किया पीरुल लाओ पैसा पाओ। तो ये उत्तराखंड किया पीरुल लाओ पैसा पाओ। ये एक तरह का कुछ घास वैसे टाइप होता है, घास टाइप या पत्ते टाइप, उसको लाइए और 50 रुपये किलो लेंगे। गवर्नमेंट 50 किलो लेती है, किस लिए? ताकि वो फैले ना। अगर ये मतलब इससे क्या होता है, वनों में आग लगने की संभावना बढ़ जाता है पीरुल से, ठीक है। तो इसलिए पीरुल लाओ पैसा पाओ मिशन की शुरुआत 50 रुपये किलो कीमत से रुपये पर किलो तय की गई है, गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है। 50 रुपये, ठीक है। 50 लाइए और 50 रुपये लेके जाइए 1 किलो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पीरुल लाओ पैसा का उद्देश्य क्या है? तो इसके वन अग्नि को रोकना, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? वन अग्नि को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। पीरुल लाओ पैसा पाओ का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। भारत को 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है सौर ऊर्जा उत्पादन में? हमारा देखिएगा, सिर्फ 5 साल देखिएगा, 5 साल में हम सौर ऊर्जा उत्पादन, हो सकता उससे पहले ही
हम नंबर 1 पे हो जाएंगे। अभी किस स्थान पर हैं? तीसरे स्थान पर हम बने हुए हैं। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर हम बने हुए हैं। अब पूछेंगे पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, चाइना हमेशा पहले ही स्थान पर रहता है। पूछेंगे दूसरे स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर तो हम तो ही हैं। ठीक है, और चौथे स्थान पर अगर पूछे तो ये हो सकता है 4 ऑप्शन में दे तो अब याद रखिएगा जापान है। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में। सौर ऊर्जा 10 उत्पादक देशों में अगर 4 पूछे तो अब चीन, अमेरिका, भारत, जापान, इसके बाद जर्मनी भी अगर याद कर लेंगे, 5 याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। बस यही आपके सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 कंट्री हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत ने 2023 में कितनी बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की? तो भारत ने कितनी बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की? कब? 2023 में। तो कितनी? 113 बिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की। ठीक है, 113। अब देखिए यहाँ पर वैश्विक विद्युत समीक्षा 2000 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? मतलब ये जो समीक्षा रिपोर्ट है किसने जारी किया था? एम्बर ने जारी किया था। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पर किया गया, कब किया गया? महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क। तो याद रखिएगा ये कब किया गया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा गया है कहाँ पर किया गया। तो महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। याद रखेंगे पुणे में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के संविधान पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो बताइए महाराष्ट्र के संविधान पार्क का उद्घाटन किसने किया? लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। किसने? लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने किया। संविधान पार्क में भारतीय संविधान में कौन से तत्व की प्रतिकृति शामिल है? तो भारतीय संविधान के कौन से तत्व की प्रतिकृति शामिल है? ये संसद भवन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान, भारत का संविधान उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? तभी हम बताएं पुणे में स्थापित किया गया। अब देखिए ये स्टैटिक का क्वेश्चन यहीं आ गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया और कब लागू किया गया? 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है अपनाया जाना, एक होता है लागू होना। तो ये कब अपनाया गया, कब लागू किया गया? तो अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का विकास किसने किया? तो महाराष्ट्र का पहले संविधान पार्क का विकास मतलब पुलिन वालन ग्रुप और महाराष्ट्र नगर निगम ने किया। संविधान पार्क में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने कर्तव्यों को जानकारी दी गई है? तो 11 कर्तव्यों की इसमें जानकारी दी। अंदर जाएंगे तो वहाँ पर 11 कर्तव्य आपको मिलेंगे। क्या है? तो मतलब वही जो आपके संविधान में 11 कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। 2024-25 में यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में कौन सा नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को को कौन सा नेटवर्क? ये मराठा सैन्य प्रदेश, मतलब मराठा जो किले हैं, ठीक है, तो मराठा के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामांकित किया गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 12 किले किसके? ये मराठाओं के। ठीक है, इसमें एक किला कहाँ था? तमिलनाडु में था। मराठा सैन्य प्रदेश से नामांकित किलों में कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो जिंजी किला। ये जिंजी किला पूछ सकता है, ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए सेला सुरंग। सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग है। सेला सुरंग को किस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। ठीक है, इसके द्वारा सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में है ये। सेला सुरंग का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया है? सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। सेला सुरंग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है सेला सुरंग की? तो सेला सुरंग की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई है। देखिए फारसी भाषा को भारत में कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 15 जनवरी 2024 को मिला। तेहरान में विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी गए थे, वहाँ पर उन्होंने, ठीक है,
नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 15 जनवरी 2000, मतलब ये इसमें ईरान भी थोड़ा सा खुश हो गया होगा क्योंकि ईरान की ये आधिकारिक भाषा है फारसी भाषा। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में फारसी भाषा को शामिल करने की घोषणा किसने की? तो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने। अब देखिए यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, भारत के सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला? तो भारत में सबसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा देखा जाए तो तमिल को मिला। कब मिला? 2004 में संस्कृत से भी पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, इसके बाद किसको मिला? तमिल के बाद किसको मिला? 2005 में किसको? संस्कृत को मिला। याद रखेंगे, संस्कृत को 2005 में मिला। इसके बाद किसको मिला? 2008 में किसको, किस भाषा को मिला? कन्नड़ भाषा को। ठीक है, कन्नड़ भाषा को और तेलुगु भाषा को। ठीक है, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को मिला। 2013 में किसको मिला? मलयालम भाषा को मिला। ठीक है, और 2014 में किसको मिला? 2014 में उड़िया भाषा को मिला, उड़िया भाषा को। अब यहाँ पर देखते हैं, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों को STEM और विमानन क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के तहत कितने नियोजित स्थानों पर STEM प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी? तो कितने? 150 स्थानों पर प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। कितना? 150। नेक्स्ट देखते हैं, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम लड़कियों को कौन सा समर्थन प्रदान करेगा? तो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को कब जारी किया गया? अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 और 2022 रिपोर्ट को कब जारी किया गया? तो जनवरी 2024 में जारी किया गया इसको। ठीक है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AIHSHE का आयोजन कब किया जा रहा, कब से किया जा रहा है? तो ये 2015 से किया जा रहा है। अब देखिए, मुंबई हार्बर लिंक MTHL को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक सेतु का उद्घाटन किसने किया? ये मोदी जी ने किया। याद रखेंगे, मोदी जी ने किया। कब किया? 12 जनवरी 2024 को किया। याद रखेंगे, 12 जनवरी 2024 को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना, मतलब ये एक सेतु है के तौर पर, इसको अटल सेतु और नहवावा सी लिंक के नाम से जाना जाता है। अटल सेतु, नहवावा सी लिंक के नाम से जाना जाता है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्व सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट में कुल कितने शहरों को मूल्यांकन किया गया? तो कितने शहरों को, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2000 आया था उसमें कितने शहरों को लिया गया था? 4477 शहरों को लिया गया था। पूछेगा सबसे अच्छा स्वच्छ शहर कौन है? तो एक ही आपको याद होगा, इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन इंदौर के साथ एक और शहर आ गया है, वो भी पहले स्थान पे है। इंदौर वो भी पहले स्थान पे है, जो शहर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर के साथ कौन सा अन्य शहर शीर्ष पर रहा है? तो वो सूरत रहा है। सूरत भी मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। ठीक है, तो इंदौर और सूरत दोनों किसमें? पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे कोई नहीं रहा है। तीसरे नंबर पे कौन सा रहा है? नवी मुंबई। नवी मुंबई ये तीसरे नंबर पे रहा है। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, विशाखापट्टनम चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे भी भोपाल आ गया, मध्य प्रदेश का एक और शहर। ठीक है, भोपाल। तो 5 याद रखेंगे। पहले नंबर पे तो इंदौर और सूरत हैं, दूसरे नंबर पे कोई नहीं है, नवी मुंबई, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे विशाखापट्टनम, पाँचवें नंबर पे भोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह कब लॉन्च किया? तो ये कब लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, एक्सप्रो उपग्रह का प्रक्षेपण किस वाहन तो PSLV C58 के द्वारा किया गया। किसके? PSLV C58।
अब देखिए ये कहाँ पर स्थापित हुआ, ये पृथ्वी के निचली कक्षा में लगभग 650 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित हुआ। तो एक्सपो उपग्रह का किस कक्षा में स्थापित हुआ, 650 मीटर की निचली कक्षा में। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। वेटलैंड सिटी परमाणु योजना के लिए नामांकित भारत के 3 शहर कौन से हैं। तो भारत के 3 शहर कौन से हैं, तो वो शहर हैं इंदौर, भोपाल और उदयपुर। ठीक है, कौन है, इंदौर, भोपाल और राजस्थान का उदयपुर शहर ये शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे। अमृत धरोहर पहल का उद्देश्य क्या है, तो रामसर साइटों के संरक्षण को मूल्य को बढ़ावा देना। ठीक है, रामसर साइटों के संरक्षण मूल्य को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पर पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता किस तारीख को हुआ। तो अब देखिए, आप देखिए ये तारीख मत याद करिए कब हुआ। ठीक है, 28 जनवरी 2024 को हुआ। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर पूछेगा पार्वती जो है और काली और सिंध। ठीक है, काली सिंध एक नदी है और एक चंबल, 3 नदी यहाँ पर, पार्वती, काली सिंध और चंबल, ये तीनों नदी किस राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये तीनों नदी मतलब जब ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ तो वहाँ पर 3 राज्य तो आए होंगे। तो कौन कौन से राज्य, एक एमपी आए। ठीक है, एमपी आया यहाँ पर, दूसरा राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, चंबल है तो राजस्थान रहेगा ही। ठीक है, राजस्थान। तीसरा कौन है, कौन, ये राजस्थान। तीसरा आपका स्टेट नहीं है, वो केंद्र ही है। तीसरा कौन है, केंद्र आया गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो 2 राज्य हैं और एक कौन है, एक आपका केंद्र है। तीनों लोग के बीच एक समझौता हुआ। इसमें जो ये पूरा परियोजना बनेगा, इसमें 90% जो पैसा होगा वो कौन सा देगा, केंद्र सरकार देंगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री थे। ठीक है, उस समय तो 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज़िलों में सिंचाई के लिए लगभग और पेयजल सुविधा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये परियोजना है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे, सिंचाई और पेयजल के लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव और राजस्थान के भजन लाल शर्मा और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस पर समझौता हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट थोड़ा बन जाता, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तो रट ही लीजिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। पूछा जाएगा पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना की लागत कितनी है, तो इसकी लागत कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी लागत लगभग 75,000 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, 75,000 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर देखते हैं पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का खर्च होने वाली राशि का कितना % केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार कितना % वहन, 90%, 10% राज्य। ठीक है, लगभग तो पूरा केंद्र सरकार ही वहन कर रही है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई कब बना, तो याद रखेंगे, पहला अगर पूछे भारत का डार्क स्काई पार्क कौन सा है, तो पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये पूछ रहा है कब बना, तो ये जनवरी 2024 में बना। पेंच टाइगर रिजर्व किन 2 राज्यों में स्थित है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखिए ये क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित की गई रात्रि वेधशाला किस उद्देश्य के लिए है, तो रात्रि जो वेधशाला है किस उद्देश्य के लिए है, तो ये किस उद्देश्य के लिए है ये बताइए। तारा अवलोकन का। ठीक है, तारे का अवलोकन, स्टार का अवलोकन जो किया जाता है वही। अब भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में, अभी हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं IUCN द्वारा हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किस श्रेणी में किया गया। अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि ये डार्क स्काई पार्क क्यों बनाया जाता है।
जो आर्टिफिशियल जो लाइट्स होती हैं उनके प्रभाव से ये जंगली जानवरों को मुक्त करने के लिए ये बनाया जाता है डार्क स्काई पार्क है, ठीक है। याद रखिएगा वहाँ पर जो आर्टिफिशियल जो लाइट होती है उनको मतलब हटा दिया जाता है, वहाँ पर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होता है, वो एकदम अंधेरे टाइप होता है, वो सिर्फ तारों की जो रोशनी होती है उसी से वहाँ पर वर्क होता है, इसीलिए डार्क स्काई पार्क बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए आईयूसीएन द्वारा हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किस श्रेणी में किया गया, तो ये असुरक्षित वनरेबल के लिए किया गया, ठीक है, असुरक्षित। अब देखिए यहाँ पर हिमालयन वुल्फ की अनुमानित आबादी कितनी है, तो अनुमानित आबादी लगभग 2275 से 3792 है, ठीक है। हिमालयन वुल्फ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तिब्बती भेड़िया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबीरा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला किस तारीख को रखी, पहले याद रखिए ये कहाँ पर रखी गई, ठीक है। तो ये 3 फरवरी 2024 को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये डेट। 3 फरवरी 2024 को रखी, कहाँ पर, उड़ीसा के तालाबूरा, याद रखिएगा उड़ीसा है ये, उड़ीसा के संबलपुर में, याद रखिएगा उड़ीसा के संबलपुर में, ठीक है। वहीं पर लेबनी लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड वहीं है, वहीं पर यहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता 2400 मेगावाट की है, ठीक है। कितनी, 2400, मतलब 3 प्लांट हैं 800 का, ठीक है। तो 800 मेगावाट के, तो 2400 पूरा हो गया। तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है, संबलपुर उड़ीसा में है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थापित नए संरक्षण रिजर्व का नाम क्या है, तो ये महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थापित नए संरक्षण का नाम है अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व। अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये सांगली जिले में स्थित है, महाराष्ट्र की, ठीक है, सांगली जिले में। अब तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसको NLCIL द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इसी के द्वारा मतलब निर्मित किया गया, बनाया गया है, तो ठीक है। इसी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूछेगा कहाँ पर है, ये आपको मिलाने को दे देगा कि ये कहाँ पर है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसी में नरौला दे देगा अपने उत्तर प्रदेश का, तालाबीरा दे देगा, तो आपको मिलाना होगा कि उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में है, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, इस PDF को आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है, और विद आंसर के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किस तारीख को किया गया, तो ये किस तारीख को किया गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस 19 जनवरी को किया गया। अब देखिए स्टैचू ऑफ, इसको क्या बोला गया, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। देखिए स्टैचू से क्वेश्चन बने हैं आपके पीछे प्रीवियस ईयर में बने हैं, तो आप याद कर लीजिए। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 206 फीट है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के निर्माण की लागत कितनी है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के निर्माण की लागत कितनी है, 404.35 करोड़ रुपए है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का प्रतिमा का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया, तो राम सुतार, ठीक है, बहुत बड़े ये शिल्पकार हैं, इन्हें ने ही मूर्तिकार हैं, इन्होंने ही किया, ठीक है, तो राम सुतार। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई, तो ये कहाँ पर की गई, ये त्रिशूर में की गई, याद रखिए केरल के त्रिशूल में, ये कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है, याद रखिए केरल के त्रिशूल में की गई, ठीक है, पहले ग्राफीन केंद्र की घोषणा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 143 में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित रिसर्च ये सब होंगे यहाँ पर। 144 नंबर देखते हैं। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवागमन समझौते को कब मंजूरी दी गई? तो भारत ये प्रवासन और आवागमन समझौते को कब मंजूरी गई? 27 दिसंबर 2023 को। तो याद इसमें ये रखिएगा, किस देश के बीच भारत और प्रवासन आवागमन के समझौते को मंजूरी दी? तो इटली के साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस मूर्ति का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो ये किस है? मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया। किस पे? मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। अब देखिए इसी में एक स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस परिसर में लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक केंद्र भी है। वो केंद्र की क्षमता कितने लोग बैठ सकते हैं? तो एक बार में कितने लोग? 2000 लोग बैठने की क्षमता वाला केंद्र है। 2000 लोग, बस इतना ही शायद था। ठीक है, हाँ इतना ही है। ठीक है, आपका देखेंगे आप अब पूरा जितना भी राष्ट्रीय घटनाक्रम था पूरे हमने ख़त्म पूरे कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम आपको के लिए अंतर्राष्ट्रीय भी ला देंगे और आपका जितने भी नियुक्तियाँ हुई हैं ये सब हुई हैं वो सब भी ला देंगे। ठीक है, 2-4 दिन में ही ला देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमको मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा क्योंकि ये सब बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, आप अगर कर देंगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।